बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, सेहत ज़िंदगी पीटीवी न्यूज़ का वो प्रोग्राम है जिसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट कर सकें ताकि पाकिस्तान में ना सिर्फ बीमारियों को रोका जा सके बल्कि उनको वक्त पर डायग्नोज और ट्रीट किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में ऐसे होते हैं जिन्होंने जो लाइफस्टाइल अपनाया हुआ होता है वो उनको बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा होता है और इस बात का उनको पता नहीं होता। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कमर दर्द के हवाले से। कमर दर्द आम तरीन जिस्मानी अमराज में से एक है और तहकीक के मुताबिक हर 5 में से 4 अफराद को ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या वजह है कि कमर दर्द इस कदर बढ़ता जा रहा है। और पहले सोचा जाता था कि ये बूढ़ों का मसला है, ओल्ड एज का मसला है, लेकिन अब यंग जनरेशन भी इसका शिकार होती भी नज़र आ रही है। तो क्या कमर दर्द में घर बैठे रहना चाहिए या डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, और क्या हमारा जो बैड पोस्चर है वो भी इसकी वजह बन सकता है? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर उबैमान, जो कि फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं पीएफ हॉस्पिटल में। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर आयशा अली, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं पीएफ हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर पीटीवी न्यूज़, उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। जी, हमने इसीलिए आपको बुलाया बिकॉज यू आर फिजियोथेरेपिस्ट और आप दोनों से हम जो ये अहम मसला है इस पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि कमर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी वजूहात क्या हैं और ये क्यों इस कदर कॉमन होता हुआ दिखाई दे रहा है? कमर दर्द की बहुत सी बेसिकली वजूहात हैं जिसकी वजह से हो जाता है। जो आजकल मॉडर्न दौर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है वो एक तो ओबेसिटी है, फिर दूसरा हमारी इनएक्टिविटी है, दूसरा लॉन्ग सिटिंग वर्क्स जो हो गए, ऑफिस आवर्स ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से भी आजकल बैक पेन का मसला बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। एंड ये जो अभी जिस पेंडेमिक में से हम गुजर रहे हैं, कोरोना जो फेज़ गुजरा, उसमें इमोबिलिटी, ज़्यादातर हमारी एक्टिविटीज़ कम हो गई, जिम बंद हो गए, वॉक्स कम हो गई, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से बैक पेन होती है। अच्छा, ओल्ड एज में क्या वजूहात हैं कमर दर्द की? क्योंकि यूजुअली ये सोचा जाता है कि ओल्ड एज में जो आपकी हड्डियां हैं वो भुरना शुरू हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो क्या जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में ज़्यादा होते हैं? हाँ जी, ओल्ड एज ज़ाहिर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम सब ने वक्त के साथ साथ ओल्ड होना है, बूढ़े होना है, लेकिन यह है कि उसमें कुछ चीज़ों का अगर ख्याल किया जाए तो ये प्रॉब्लम से हम किसी हद तक इसको रोक भी सकते हैं। लेकिन ओल्ड एज में जो मोस्ट कॉमन वजह है उसमें विटामिन डी की ज़ाहिर एज के साथ साथ डेफिशिएंसी होना, कैल्शियम की बॉडी में कमी होना, जिसकी वजह से फिर जॉइंट्स में आपकी डी जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। उस डी जनरेशन की वजह से जॉइंट्स में स्पेस कम हो जाती है, आर्थराइटिस के एलिमेंट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ओल्ड एज में बैकएक के प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं। जिसमें से मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है वो एक स्पाइनल स्टीनोसिस का है। डी जनरेशन की वजह से स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, वीकनेस बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। सही। डॉक्टर आयशा, डॉक्टर उमैर ने कॉजेज़ बताई कि ओल्ड एज में क्या वजूहात हैं। तो यंग जनरेशन जो है वो भी आजकल कंप्लेन करती है, कमर में दर्द है, स्पेशली बच्चे आजकल, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। तो उनमें क्या वजूहात हैं? उनमें जैसे कि हमने देखा है कि यंग जो लोग हैं आजकल, तो उनमें बहुत ज़्यादा बैक का इशू आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है कि सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, प्रोलॉन्ग सिटिंग बहुत ज़्यादा है, मसल स्ट्रेंथन नहीं हुए हुए होते, और मतलब जैसे जिम एक्टिविटी है, ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं विदाउट स्ट्रेंथन मसल्स के। अगर एक मसल अगर नॉर्मल वो स्ट्रेंथन नहीं हुआ और हम उससे ओवर एक्टिविटी लेते हैं तो वो स्पेस्टिसिटी की तरफ चला जाता है, और जब स्पेस्टिसिटी की तरफ चला जाता है तो वो पेन कॉज करता है, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हुआ है। अच्छा, आजकल यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाइटिंग पर भी लगी हुई है और उस वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसीज उनमें हो जाती हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये दर्द हो सकते हैं यंग जनरेशन में? बिल्कुल ऐसी है कि विटामिन डी मोस्टली हमारे सबसे पहले एशिया में हमारे जो 98% वुमेंस हैं उनमें वो दे आर विटामिन डी डेफिशिएंट। और जो यंग जनरेशन है तो वो उनकी डाइट जो है वो विटामिन और कैल्शियम से बहुत मतलब दूर है, वो फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा है, जंक फूड की तरफ। तो वो जब उनका कैल्शियम लेवल, विटामिन डी लेवल बहुत ड्रॉप कर जाता है तो वो फिर जो मसल हैं वो
इनएक्टिव हैं और इस तरह के मतलब हो जाते मसाइल हैं, सारे। तो सप्लीमेंट्स वगैरह लें Supplements और बहुत ज़्यादा डाइटिंग ना करें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आजकल जिसे देखो वो डाइटिंग, हमारा पूरा मुल्क जो है वो डाइटिंग पे Dieting लगा पे हुआ लगा है विदाउट रियलाइजिंग कि कितनी डेफिशिएंसीज हो रही हैं, और लेटर ऑन फिर उनको रियलाइज होता है। अच्छा डॉक्टर उमैर, क्या पोस्चर से भी फ़र्क पड़ता है? और बहुत सारे लोगों का पोस्चर ठीक नहीं होता, इवन स्टूडेंट्स जब पढ़ रहे होते हैं तो वो झुके हुए होते हैं अपनी बुक्स पर। अच्छा वो लोग जो कि ऑफिसेज में आपने जिस तरह के कहा कि बहुत देर तक बैठे रहते हैं, उनको भी मैंने देखा है कभी दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट साइड, थक जाते हैं डेफिनेटली। तो इसमें क्या करना चाहिए और हाउ विल यू डिफाइन अ गुड पोस्चर? एक अच्छा पोस्चर जिसको हमें मेंटेन करना चाहिए वो क्या होता है? जी, जो 90% आप कह लें कि बॉडी पेन्स हैं या बैक के स्पेशली प्रॉब्लम है, वो सारे पोस्चर रिलेटेड हैं। अगर बॉडी की मैकेनिक्स ठीक नहीं होगी तो ज़्यादा मसल्स भी काम ठीक से नहीं करेंगे, आपके लोड भी गलत आएगा आपकी बॉडी पे, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ प्रॉब्लम कॉज होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने पोस्चर को ठीक रखना ज़रूरी है। अगर ये बेसिक चीज़ पे काम कर लिया जाए तो हमारे 80-90% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाते हैं। इससे मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर आप ऑफिस में लॉन्ग आवर्स के लिए बैठना है आपको, तो आप कोशिश करेंगे 20-30 मिनट्स के बाद उठ के अपने ऑफिस में 5-7 कदम वॉक कर लें, फिर दोबारा बैठ लें। इससे होगा कि आपके स्पाइन पे जो लोडिंग हो रही है वो कम हो जाएगी और आपको जो सीवियर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं या और डिफॉर्मिटीज़ हैं उसमें उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी को बैक का प्रॉब्लम है, उसको बैठने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कोशिश करेंगे ऑफिस में स्टैंडिंग डेस्क रख लें, उस पर काम करें। स्टैंडिंग में काम करने से भी ये है कि आपको बैक के प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। अच्छा, तो पोस्चर आइडियली जिसको हम जो मार्क करते हैं तो ये है कि जब ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपकी सिटिंग अपराइट होनी चाहिए, ठीक। आपका हेड का पोस्चर अपराइट होना चाहिए और चिन आपकी थोड़ी सी प्रोट्रूड इन होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हेड पोस्चर नहीं होना चाहिए। जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर वर्क करते हैं, कंसंट्रेशन के साथ काम ज़्यादा करते हैं, तो उनका भी इस तरह फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। और आपको अगर बैक का प्रॉब्लम है तो लंबर सपोर्ट सीट यूज़ कर लें, यानी बैक पे हाँ, अपने वो कुशन आजकल available है, कुशन it is यूज़ very कर लें good, ठीक। और अपराइट बैठें। और आपके जो डेस्क है और आपकी सिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो हिप जॉइंट है वो आपके नी जॉइंट से ऊपर हो। जब आप ऑफिस चेयर यूज़ करें तो ऐसी हो आइडली जिसमें आपका हिप जॉइंट आपके नी जॉइंट से ऊपर होना चाहिए। सही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर हम ख्याल रखें तो जो आगे जाके हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उन सबसे फिर इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो बिल्कुल। अवेयरनेस सबको होनी चाहिए और सब इसको एक दूसरे हाँ, को और बताना बैक चाहिए। सपोर्ट इज़ वेरी गुड, हर Very जगह important. अवेलेबल Very है, उसको important. यूज़ करें। Use और करना आपने चाहिए। कहा कि थोड़ी देर बाद कोशिश करें कि आप चलें, उससे बिल्कुल। आपकी कंसंट्रेशन भी अच्छी थोड़ा सा होगी, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। बिल्कुल, और स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर आयशा, अगर बैक एक हो रहा हो तो किस कदर ज़रूरी है कि हम चलते फिरते रहें या हमें रेस्ट करना चाहिए? मैंने दो तरह के लोग देखे हैं, एक वो होते हैं जिनको बैक एक होता है और वो सारे दुनिया के काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई इसी दर्द के साथ हमें सब कुछ करना है, और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो कि बेड पे लेट जाते हैं, वो कहते हैं हमें तो कमर दर्द है। तो क्या करना चाहिए इसमें? इसमें डिफरेंट कंडीशन होती हैं कि बैक एक का इशू होता है। कुछ ये है, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए जब पेन बहुत ज़्यादा हो तो हमें वॉक नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि जैसे शियाटिका हो गया, तो शियाटिका में प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग जो है वो एग्रीवेट करता है पेन को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पिंचिंग करता है, पिंचिंग पेन करता है स्टार्ट में। तो जो बैक एक का इशू है, फर्स्ट जब हम उसको एडवाइस करते हैं, जैसे हमारे पेशेंट होते हैं तो हम उनको जब इलेक्ट्रोथेरेपी मतलब यूज़ करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि 3 डेज़ या 3 to 4 डेज़ आप बेड रेस्ट लें, आप इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ करें, उसके बाद आप स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस शुरू करें, मोबाइल हों, वॉक करें। तो वो फिर उससे ये होता है कि आपका पेन जो है वो एग्रीवेट नहीं होता फर्स्ट 2 डेज़, और अच्छा। वो माइल्ड मतलब कम हो जाता है। तो ये होता है कि वो फिर एक सटल उसकी तरफ चला जाता है। लेकिन अगर बिल्कुल स्टार्ट में हमें पेन शुरू होता है और हम बिल्कुल वॉक शुरू कर देते हैं नॉर्मल रूटीन, तो वो इन्फ्लेमेशन की तरफ चली जाती हैं चीज़ें और बहुत वो सिवियर हो जाता है। ठीक, तो डोंट पुश योरसेल्फ, Yes. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वजूहात डिफरेंट हैं, बिल्कुल। तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। डे- द डॉक्टर इज गोना डायग्नोज, द Definitely. फिजियोथेरेपिस्ट नोज कि कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करवानी है और रेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक। अच्छा डॉक्टर उमैर, वज़न उठाने का सही तरीका, आज मैं सारे सही तरीके पूछने वाली हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हम लोगों का पोस्चर की जिस तरह बात की, इसी तरह हमें वज़न उठाने के तरीके का भी नहीं पता। हम लोग झुकते हैं और इतना ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी जो बैकबोन है उसको डैमेज कर सकता है। तो वज़न उठाने का सही तरीका क्या है? जी, इसमें 2 चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है कि एक बॉडी की अपनी कैपेसिटी है, अगर उस कैपेसिटी से ज़्यादा आप कोई चीज़ उठाएंगे तो फिर पोस्चर ठीक भी होगा तब भी बैक पे स्ट्रेन आ सकता है।
तो हर बंदे की अपनी बॉडी की कैपेसिटी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने वेट लिफ्ट करना है। स्पेशली जिनको बैक पेन के प्रॉब्लम्स हैं, यानी डिस्क के प्रॉब्लम्स हैं, शैटिका का प्रॉब्लम है, स्पाइन का कोई इशू चल रहा है, उनको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उनको हम रिकमेंड यही करते हैं, अगर उनको कोई चीज़ नीचे से उठानी भी है तो वो अपने आप को नीज़ पे नील करके, नीज़ पे बेंड कर लें, नीचे बैठ के फिर वो वेट को वहाँ से उठाएं, जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम है। और अगर एक्यूट फेज़ है, यानी इनिशली तौर पे आपको पेन हुआ हुआ है, तो उसमें इवन हम पेशेंट को नीचे कहते हैं कि बहुत लाइट सा भी वेट हो तो वो भी आपने नहीं उठाना, क्योंकि उसमें बैक बेंड होगी और बैक के प्रॉब्लम जो है ना वो उसमें इंक्रीज़ हो सकते हैं। सो एक्यूट फेज जिनके हैं उनको तो वेट लिफ्टिंग किसी किस्म की करनी नहीं चाहिए। जिनको बैक की हिस्ट्री है प्रॉब्लम्स की, उनको अगर उठाना भी है तो वो नीज़ पे थोड़ा सा लीन नीचे करके बैठ के फिर वेट लिफ्ट करें। जो नॉर्मल हैं लोग, उनको अगर वेट उठाना हो तो उसमें बस इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जब आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं वेट उठाने के लिए तो आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, उसमें कोई बेंडिंग ना आए, और आर्म्स भी स्ट्रेट होने चाहिए, और लिफ्ट करते हुए कोशिश करें कि एक ही गो में लिफ्ट हो जाए, यानी कि जग आपका ज़्यादा बैक पे भी ना आए ना शोल्डर पे आए, एक इक्वल स्ट्रेन के साथ उसको लिफ्ट करके अपनी आप बैक को स्ट्रेन कर लें। सही, तो आपने बताया कि एक तो आपके नी जॉइंट जो है उसको आपने बेंड करना है, नीचे की तरफ जाना है, और दूसरा ये भी कि दोनों हाथों में कोशिश करें कि इक्वल वेट लिफ्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक साइड पे ज्यादा वेट लिफ्ट किया हुआ है तो उस साइड पे ज्यादा जोर पड़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, हम वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो जिम की बात करते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के जिम में जाकर खुद ही वेट ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं विदाउट एनी ट्रेनर। और मैंने ये भी देखा है कि एमरजेंसी में बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि उन्होंने वेट लिफ्ट किया और कमर में उनको सीवियर किस्म का दर्द शुरू हो जाता है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगी? इस मुतालिक ये है कि जैसे कि हमें पता है कि जिम में जाते हैं तो सबसे पहले, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि हमें सबसे पहले वार्म अप चाहिए होती है बॉडी। जैसे आजकल की यंग जनरेशन जाती है, लिफ्टिंग करती है, वेट लिफ्टिंग करती है विदाउट, वैसे तो इंस्ट्रक्टर आजकल होते हैं हर किसी के साथ, लेकिन अगर विदाउट इंस्ट्रक्टर वो उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया होता, उनका पोस्चर गलत होता है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है या झुक के कोई चीज़, तो उनका फ़ौरन जो लो बैक मसल है वो जो हमारे स्पाइन के गिर्द मसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पैरास्पाइनल मसल्स, वो सबसे पहले वो इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छा। कि उसकी वजह से जब हमारा पोस्चर सही नहीं होता, जैसे ही वो इफ़ेक्ट होते हैं, स्पैज़म हो जाता है, तो वो हमारे पास जो लो बैक पेन का इशू करते हैं, उसकी वजह से थोरेसिक पेन भी होता है, लंबर पेन भी होता है। तो वो इस वजह से होता है कि वो स्ट्रेंथन नहीं हुए होते, इनएक्टिव होते हैं उनके मसल, और वो इतना ओवर वेट वो उठा लेते हैं कि उनके जो मसल्स की कैपेसिटी है उन्होंने अभी उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं हुआ, तो वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जैसे ही वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वो उनका फिर कॉज हो जाता है पेन। सही, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप स्लोली वेट्स को बढ़ाएं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि वो डायरेक्टली चले जाते हैं हैवी वेट्स पर, और फिर जब अगर आपने वेट को उठाया है तो उतने ही आराम से उसको आपने रखना है। अगर आप उसको सडनली छोड़ते हैं तो वो भी इट कैन कॉज जर्की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं। ओके डॉक्टर उमैर, अब बताइएगा कि मैट्रेस कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें बड़ी बहस होती है। यूजुअली कपल्स के दौरान किसी को फर्म पसंद है, किसी को सॉफ्ट पसंद है। तो अगर कमर दर्द हो तो किस किस्म का मैट्रेस आप रिकमेंड करेंगे? और दूसरा, मैंने ये देखा है कि जब कमर का दर्द होता है तो बहुत सारे लोग ये मशवरा देते हैं कि जी आप ज़मीन पर लेट जाएं, और ये इस कदर डैमेजिंग है। मैं चाहती हूँ आप इस पर भी रोशनी डालें कि अगर आपको कमर में दर्द है तो आपको ज़मीन पे क्यों नहीं लेटना चाहिए? जी, मैट्रेस बहुत ज़्यादा क्योंकि मार्केट में भी अवेलेबल हो गए, पेशेंट्स हमें भी आके कहते हैं कि हम वो मैट्रेस ले लें, ऑर्थो मैट्रेस है, डिफरेंट मैट्रेसेस हैं। अगेन यही कि हर बॉडी की अपनी एडजस्टमेंट होती है, जिस तरह स्लीपिंग पोस्चर होता है उस तरीके से। तो मैट्रेस बेसिकली जो हम रिकमेंड करते हैं बैक पेन में, वो मैट्रेस शुड बी फर्म, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। और यूजुअली ये होता है कि जब मैट्रेस थोड़ा यूज़ हो जाता है या जब पुराना हो जाता है तो फिर भी उसके अंदर प्रेशर पड़ने की वजह से मैट्रेस की अलाइनमेंट आउट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पेन या प्रॉब्लम डेवलप हो सकते हैं। तो एक चीज़ के मैट्रेस हमेशा फर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। और दूसरा, ये जो आप दूसरी बात आप
जो कर रही थी कि जो नीचे सोने वाला सवाल है, वो हमें भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कहते हैं जी हम नीचे लेट जाएं, क्योंकि नॉर्मली ये पुरानी जो कुछ थ्योरीज हैं कि नीचे हार्ड सरफेस पे लेटेंगे उसकी वजह से आपका पेन ठीक हो जाएगा। एक तो उसमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होता है कि पेशेंट क्योंकि बैक पेन में होता है उसको फॉरवर्ड बेंड नहीं होना होता, जब वो नीचे लेटेगा और उसके बाद जब उठेगा और वो जो जोर लगाएगा तो वो शायद जो लेट के उसने एक थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया, वो वहाँ पर ही उसका सारा प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो लेटने के लिए आप कोशिश करें कि बेड को ही यूज़ करें। जब आप नीचे लेटेंगे उसकी वजह से आपका जो है स्पाइन पे प्रेशर आता है और हार्ड सरफेस की वजह से, स्पाइन पे प्रेशर की वजह से आपका प्रॉब्लम जो है बढ़ने की बजाय मजीद ट्रिगर कर सकता है। हाँ, अगर कुछ लोग पसंद करते हैं नीचे सोना या कुछ लोगों का इस तरह का सिस्टम है, तो वो फिर नीचे कोई रुई का इस तरह का गद्दा डाल लें कि उसके ऊपर या मैट्रेस इस तरह का यूज़ कर लें कि वो उनको हार्ड प्रेशर जो है ना वो बैक पे नहीं आना चाहिए। वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी सो रहे होते हैं, जो यूज्ड टू है, बिल्कुल यूज्ड टू हैं। ऐसा मत करें कि दर्द शुरू हो गया और फिर आपने लेटना शुरू कर दिया। वो प्रॉब्लम। और आई वांट टू ऐड कि अगर बहुत सॉफ्ट होगा मैट्रेस तो आपकी जो स्पाइन है वो कर्व्ड हो जाएगी, तो वो भी मसला है। बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो जिस तरह कि हमने कहा कि स्पाइन पर जोर पड़ेगा, तो फर्म होना चाहिए मैट्रेस को। ठीक। अच्छा डॉक्टर आयशा, डिस्क के मुतालिक बताइएगा, क्योंकि डिस्क के प्रॉब्लम्स भी आजकल बहुत बढ़ गए हैं। तो डिस्क क्या होती है और इसका प्रोलैप्स किस तरह से हो जाता है और वो किस तरह से बैक पेन कॉज करता है? डिस्क हमारी जो पूरी बॉडी की मतलब स्पाइनल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उसमें हमारी जो मेन जो चीज़ है वो डिस्क है। आजकल जो ये यंग जनरेशन में या वैसे तो ये ओल्डर एज के ज़्यादा वो होते हैं कि डिस्क हर्निएशन हो जाती है या डिस्क प्रोलैप्स। ये बेसिकली इस वजह से होता है कि जब एक पोस्चर बहुत ज़्यादा रॉन्ग पोस्चर हम लोगों ने बनाया होता है। हमारी स्पाइन में बेसिकली नेचुरल कर्व्स हैं जो कि थोड़ी सी इसमें ये होता है कि डिस्क श्रिंक हो जाते हैं। अक्सर इसकी कॉज ये भी होती है कि डिहाइड्रेशन भी इसकी बिल्कुल डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो जाता है। ये होता है उसमें कि उसमें डिस्क श्रिंक हो जाती है, तो उसकी वजह से कॉजेज़ होते हैं लो बैक पेन के, सर्वाइकल। बेसिकली इसके मेन दो इश्यूज होते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है और लंबर इशू होता है डिस्क हर्नी। इसमें डिस्क हर्निएशन भी हो सकता है कि जो डिस्क है वो डिस्क क्लिप हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि हिस्ट्री ऑफ फॉल हो जाता है, ट्रोमेटिक इंजरी हो जाती है कोई, तो उसकी वजह से अगर हमारी डिस्क इंजरी हो जाती है तो इनिशियल तो ये ठीक हो सकता है अगर इन्फ्लेमेशन हो या माइल्ड इसको मतलब हीट या इलेक्ट्रोथेरेपी से अगर हम ट्रीट करें तो ये हील हो जाता है। लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जाए और इसको बिल्कुल ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत सिवियर चीज़ों की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्रेशंस भी हो सकती हैं, स्पाइनल कॉम्प्रेशंस होती हैं, जिसकी वजह से हमारा बिल्कुल चलना जैसे कहते हैं कि पैरालाइज हो जाता है बंदा, जैसे शियाटिका के इश्यूज होता है। तो ये है कि डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्रोलैप्स हुआ हुआ तो उसमें फिर आप लोग क्या करते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट क्या इंटरवेंशन करते हैं? सबसे पहले तो हम अगर डिस्क प्रोलैप्स हुआ होता है तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप इमोबिलाइज हो जाएं। आपने बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी नहीं करनी है अपनी स्पाइन की। अगर ओवर एक्टिविटी होती है, क्योंकि हमारी स्पाइन में मैंने जैसे पहले बताया है कि नेचुरल कर्व्स हैं, और जब डिस्क हमारा प्रोलैप्स हो जाते हैं तो वो कर्व हमारा ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, उस जगह पे स्वेलिंग भी हो जाती है। तो उसके सबसे पहले हम उसको इमोबिलाइज कराते हैं। पेशेंट को हम कहते हैं कि आप रेस्ट करें, और अगर स्वेलिंग या इसमें दो चीज़ें फिर आ जाती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हीट थेरेपी हो या आइस थेरेपी। तो इसमें ये होता है कि अगर इन्फ्लेमेशन हो तो हम आइस थेरेपी की तरफ जाते हैं, या और अगर हीट जब हमें पेन रिलीव करना है, मसल को रिलैक्स करना है, तो हम हीट थेरेपी की तरफ जाते हैं, जिसमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर उमैर, हमने हॉट एंड कोल्ड की बात की, कंप्रेसेस की कि इस्तेमाल होते हैं फिजियोथेरेपी में भी। पहले ये सोचा जाता था कि गरम टकोर करना चाहिए, अब न्यू रिसर्च कहती है कि नहीं, आपको वार्म की जगह कोल्ड कंप्रेसेस रखने चाहिए। तो ये ज़रा क्लैरिफाई कर दें कि अगर घर में आपको दर्द हो रहा है तो फिर आपने हीट पैड रखना है या कोल्ड कंप्रेस करना है उसको। और दूसरा, बहुत सारे लोग पहले भी ये तरीक़ाकार था कि ऑलिव ऑयल का मसाज करते हैं। ऑलिव ऑयल की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन अगर किसी को बैक एक है और बहुत ज़्यादा मसाज कर दिया जाए तो क्या वो नुकसानदेह भी साबित हो सकता है? आइसिंग और हीट थेरेपी दोनों यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन जब एक्यूट फेज़ होगा, एक्यूट कंडीशन होगी, यानी आपको पेन 1-2 दिन हुए स्टार्ट हुआ, तो उस कंडीशन में आप हमेशा आइसिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, ब्लड फ्लो वहाँ पे ज़्यादा हुआ होता है। तो आप आइसिंग के ज़रिए वहाँ पे कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि हीलिंग प्रोसेस जो है वो आपका एक्टिवेट हो सके।
अब एक्यूट फेज़ को भी कैटेगराइज किया जाता है। बैक पेन में नॉर्मली हम एक्यूट फेज़ 4 to 6 वीक्स तक काउंट करते हैं कुछ कंडीशंस में। तो एक्यूट फेज़ में हम आइसिंग यूज़ करते हैं और क्रॉनिक फेज़ में हम जो है वो हीट थेरेपी यूज़ करते हैं। लेकिन सम कंडीशंस में, कुछ कंडीशन में जहाँ हमें अर्ली मसल रिलैक्सेंट चाहिए हो, मसल्स को रिलैक्स करना हो, यानी कोई पेशेंट है या कोई प्लेयर है जिसने स्पोर्ट्स में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, हमें मसल को रिलैक्स करना है, तो उस कंडीशन में फिर हम हीट थेरेपी भी कुछ अर्ली स्टेज पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन घर पे नॉर्मली अगर कोई इंजरी आ जाए तो आप आइसिंग पहले यूज़ करेंगे और फिर एक्यूट फेज़ से जब प्रोसेस गुजर जाए तो फिर क्रॉनिक फेज़ पे आप हीट थेरेपी ही यूज़ करते हैं। ठीक, और मसाज के मुतालिक बता हाँ जी, दीजिए, ऑयल का जो मसाज जी है। बिल्कुल। ऑयल डेफिनेटली एक बेनिफिशियल चीज़ है जिसको यूज़ किया जाता है, बट मसल स्पैज़म जहाँ पे होंगे, जहाँ पे मसल्स आपके स्टिफ होंगे, वहाँ पे जब आप ऑयल यूज़ करेंगे तो वो मसल को स्टिमुलेट करेगा और मसल आपको और स्पैज़म की तरफ जाएगा। तो मसाज जहाँ पे फ्लैसिड हो पैरालिसिस, यानी जहाँ पे मसल्स बिल्कुल आपके वीक हो जाएं, बिल्कुल लूज हो जाएं, आपकी कोई इंजरी होगी, जहाँ पे आपके मसल्स बिल्कुल फ्लॉपी हो गए, उस कंडीशन में आप मसाज ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट आप स्टिफ बॉडी पे ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, वो फर्दर स्टिफनेस कॉज करेगा और आपके प्रॉब्लम को ट्रिगर करेगा। सही, यानी आपने कहा कि एक्यूट फेज में आप आइसिंग करें, यूज़ करेंगे। और आई एग्री विद यू, क्योंकि क्या होता है कि जिस तरह के डॉक्टर उमैर ने बताया कि जब आपके वहाँ पर इंजरी हुई भी है, आपको बैक एक हो रहा है नाजरीन, तो वहाँ पर एक तरह की जंग जारी है। अगर आप वहाँ पे वार्म कंप्रेसेस लगाएंगे तो ये जो जंग है इसको आप फर्दर एक्टिवेट कर देंगे, वहाँ पर मज़ीद ब्लड फ्लो होगा, मज़ीद इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस हैं वहाँ पर आएंगे और एक जो कमर दर्द है उसका प्रोसेस फर्दर सिवियर हो जाएगा। इसलिए शुरू में आपने कहा कि आइसिंग कीजिए और बाद में वार्म कंप्रेसेस, और इसी तरह ऑलिव ऑयल मसाज भी थोड़ा बहुत कीजिए, उसको बहुत ज़्यादा रब मत करें, ओवर डू मत करें। सही। अच्छा, हमने एक बात कर ली कि वो लोग जो कि डाइटिंग करते हैं, अब उनकी तरफ आ जाते हैं जो कि ओबीज होते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वेट ज़्यादा हो तो क्या उसके भी असरात, आपके जो वेट है डेफिनेटली वो आपकी बैकबोन उठा रही है तो उससे भी दर्द हो सकता है? सबसे मेन कॉज जो आजकल है वो ओबेसिटी है, जो कि स्पाइनल, हमारा जो बैकबोन है उस पर प्रेशर आता है, क्योंकि हमारा वेट इतना ज़्यादा हो जाता है जब, तो हमारी जो स्पाइन है वो उस चीज़ को ले ही नहीं पाती, क्योंकि वो जब एक प्रॉपर, अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर वो दिया हुआ है कि उसके अकॉर्डिंग जब हम एक चीज़ को ओवर बर्डनाइज करते हैं, नॉर्मली भी जब हम ह्यूमनली भी अगर जब हम बहुत ओवर बर्डनाइज होते हैं तो हम लोग या तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब आउट उस पर चले जाते हैं। तो इसी तरह ओबेसिटी भी है, जो कि अगर हम स्पाइन पे प्रेशर आता है तो ये पेन कॉज करता है। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी जो वो है, ये नी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं। अच्छा। तो जी, ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मेन एक है इशू जो कि लो बैक पेन कॉज करता है। सही। अच्छा डॉक्टर उमैर, हमने वेट की बात की, अब हम आ जाते हैं कि कितने सेशंस नीडेड होते हैं। अगर कोई पेन है आपको और आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए हैं तो रफली आपको कितने सेशंस लेने पड़ते हैं, और क्या आप लोग कुछ एक्सरसाइजेस भी बताते हैं जो कि पेशेंट अपने घर जाकर कर सकता है, और अगर खुदा न ख्वास्ता दर्द वापस आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? वापस आपको कंसल्ट करना चाहिए या जो एक्सरसाइजेस वो कर रहा था उनको कंटिन्यू करना चाहिए? मैम, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पेशेंट का डायग्नोसिस, वो अगर जितना डायग्नोसिस एक्यूरेट होगा उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट भी आपके लिए जो है वो इफेक्टिव होगा। तो नॉर्मली अगर मसल रिलेटेड इशू हो तो फिजियोथेरेपी के 3 से 5 सेशन में वो पेशेंट फुली रिकवर कर जाता है। बट ऑन दी अदर एंड अगर कोई डिस्क का प्रॉब्लम है या शैटिका का प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में फिर पेशेंट की एज को देखा जाता है, पेशेंट के साथ और प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, उसके साथ उसको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, वो सारी चीज़ें देख के फिर उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है जिसमें मिनिमम आप 7 to 10 सेशंस आपको रिक्वायर्ड होते हैं। बट जिस तरह शैटिका स्पाइन की वजह से भी हो सकता है, इवन मसल्स की भी में भी नर्व कंप्रेशन होने की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है, उस कंडीशन में फिर ट्रीटमेंट प्लान सारा कुछ डिफरेंट जो है वो वेरी करता है। लेकिन एक्सरसाइजेज इसमें सबसे ज़्यादा की हैं, क्योंकि ये सारे बैक के इशू ज़्यादातर आपकी बैक मसल वीकनेस से रिलेटेड होते हैं। फिर हम अपने पेशेंट को जब रिकवर हो जाता है उसको स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज गाइड करते हैं, वो उसको प्रॉपरली 4 वीक्स 6 वीक्स फॉलोअप करता है और उसके बाद पेशेंट रिकवर हो जाता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रह जाए तो फिर उनको स्टेप 2 स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज ऐड की जाती हैं।
और हम गाए बगाए पेशेंट्स को ये अपने काउंसिल भी करते हैं कि अगर आपको पेन घर पे है और दोबारा ट्रिगर कर गया, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें आपने फिर दोबारा अपने आप को एक्यूट पेशेंट कंसीडर करना है, यानी रेस्ट करना है। आप उसमें आइसिंग यूज़ करें, अपना मैट्रेस जो है वो ठीक करें, 2-3 दिन अपने आप को रेस्ट दें ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। अगर इन्फ्लेमेशन कम होने के बाद भी आपको सिम्टम्स आपके आ रहे हैं, देन यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने कमर दर्द के हवाले से गुफ्तगू की और जिस तरह के डॉक्टर साहिबान ने बताया कि कमर दर्द देखने में तो एक आम सा मसला लगता है, लेकिन ये आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपकी वर्क लाइफ को भी मुतासर कर सकता है। इसलिए अगर आपको दर्द हो रहा हो तो इनिशियली आप कुछ टोटके वगैरह कर सकते हैं, पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन अगर उसे आराम ना आ रहा हो तो फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाएं, डॉक्टर के पास जाएं। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जूते का इस्तेमाल भी बहुत अहमियत रखता है। आप बिल्कुल फ्लैट जूता भी ना यूज़ करें और बहुत ज़्यादा हाई हील्स भी आपकी बैकबोन को डैमेज करती हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारा फेसबुक पेज, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप हमें सवालात भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि किस बीमारी के मुतालिक आप चाहते हैं कि हम प्रोग्राम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।